सूर बोलती शब्दांची शब्द पाहती रंग स्वरांचे रूप नवे साकारू नये मैत्र से हे ताल सुरांचे मैत्र से हे ताल सुरांचे. पंडित रोणू मुजुमदार कृष्णाच्या बासरीला या आधुनिक युगातल्या कलेच्या गोकुळातल्या तरुण पिढीमध्ये लोकप्रिय करणारे एक श्रेष्ठ, ज्येष्ठ आणि गुणी कलाकार म्हणजे पंडित रोणू मुजुमदार. बासरी वादनाच्या या विलक्षण प्रवासात रणेंद्र मुजुमदार, पंडित रोणू मुजुमदार कधी झाले हे कळलंही नाही, इतका हा प्रवास अलौकिक होता. बासरी आणि पंडित रोणू मुजुमदार हे नातं जीवाशिवाचं, घट्ट, लौकिकाच्या पलीकडचं, ईश्वराच्या निर्गुण भक्तीचा अनुभव देणारं. आपली स्वतःची अशी शैली निर्माण करणारे पंडित रोणू मुजुमदार एखाद्या रागाचं सादरीकरण करताना ध्रुपद गायकी आणि लयकारीचं अद्भुत मिश्रण अशा प्रकारे करतात की मग ती शैली एकमेवा द्वितीय ठरते. आपले पिता डॉक्टर भानू मुजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंडित रोणू मुजुमदार यांच्या बासरी वादनाच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली. पुढे पंडित लक्ष्मणप्रसाद जयपूरवाले आणि त्यानंतर पंडित विजय राघवराव यांच्याकडून बासरी वादनाचे शिक्षण त्यांनी घेतलं. सुप्रसिद्ध मैहर घराण्याचं नाव पाठीशी होतच, पण हाडाचा कलाकार कलेला औपचारिक शिक्षणाच्या कितीतरी पुढे घेऊन जातो, जिथे स्काय इज द लिमिट असतं तिथेपर्यंत. म्हणूनच तर रोणूदांनी 5378 बासरीवादक कलाकारांना घेऊन आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या व्यासपीठावर वेणुनाद, जिचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये लिहिलं गेलं, ही आगळी वेगळी मैफल सादर केली. असे असंख्य प्रयोग त्यांनी आस्तागायत केलेले आहेत. 2014 मध्ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात आलं. हा खरं तर त्या पुरस्काराचाही सन्मान होता. इजाजत, माचिस, 1942 अ लव्ह स्टोरी या हिंदी चित्रपटातलं त्यांचं बासरी वादन त्या गाण्यांनाच नव्हे तर त्या चित्रपटांनाच एका उंचीवर नेऊन ठेवतो. असे रोणूदा कलाकार म्हणून श्रेष्ठ, दिग्गज आणि माणूस म्हणून निर्मळ, निर्व्याज, निगर्वी, निखळ, रसिकांच्या आत्म्याला समाधान देणाऱ्या त्यांच्या बासरी वादनाला उदंड उदंड शुभेच्छा आणि पंडितजींना आदरपूर्वक नमस्कार. Oh
वाह, क्या बात आहे. नमस्कार रसिको. मैत्र हे तालसुरांचे या कार्यक्रमामध्ये मी विघ्नेश जोशी तुम्हा सगळ्यांचे अगदी मनापासून स्वागत करतो. आज आपण गप्पा मारणार आहोत 2014 साली ज्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं त्या पंडित रोणू मुजुमदार यांच्याशी. पंडितजी, आमच्या या मैत्र हे तालसुरांचे या कार्यक्रमामध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. धन्यवाद. मैत्र हे तालसुरांचे. पंडितजी, मला असं सांगा, वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी तुम्हाला ऑल इंडिया रेडिओ म्हणजे त्या स्पर्धेमध्ये पहिला क्रमांक तुमचा आला आणि त्याच वर्षी तुम्हाला प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल म्हणजे मिळालं. तर वयाच्या 18व्या वर्षीच तुमची इतकी तयारी होती. तुमच्या बासरी वादनाला सुरुवात तरी कधी झाली? मी 6 वर्षाला सुरुवात केलेला वाराणसीमध्ये. अच्छा. माझे वडील पन्ना बाबू जे बासरीचे जन्मदादा आहेत हां. त्यांचे शिष्य होते. अच्छा. आणि ते त्यांचं प्रोफेशन म्हणजे ते होमिओपॅथिकचे मोठे डॉक्टर होते, डॉक्टर भानू मुजुमदार. पण ते बासुरी पण वाजवचे, जस्ट हॉबी. आणि मी काय केलं, एक दिवशी 5 बासुरी मी तोडून घेतलं, खिलौना समजून मी घेतलं की ये खिलौना है, चलो इसके साथ खेलेंगे जरा. तो त्यांनी काय मला काही सांगितलं नाही. त्यांनी सांगितलं की जितना बांसुरी तुमने तोड़ा है उतना घंटे रियाज करो. क्या बात है. तो वो जो सजा बोलते हैं ना, पनिशमेंट, वो बहुत अच्छी थी. लेकिन उस सजे में मजा थी. वो सजा में मजा था. तो वो साल से मैंने शुरू कर दिया. वो यात्रा चलती रही. गाना भी सीखना, साथ में बांसुरी भी बजाना, तबला भी सीखना. ये संगीत का जो माहौल था वो कमाल था वाराणसी में उस वक्त. पंडित सामता प्रसाद जी, गुदई महाराज जिनको बोलते हैं, पंडित किशन महाराज, ये जो दिग्गज लोगों को मैंने अभ्यास करते हुए देखा है. वो ऐसा बोलते कि उनके साया भी पसीना में भीग जाता था. ओ, क्या बात है. साया में भी से भी पसीना टपक रहा है, तो लगता था इसको रियाज बोलते हैं. ऐसा रियाज मैंने देखा है. लेकिन शुरुआत कैसे हुई कि अभी बांसुरी ही बजाना है? ऐसा कभी सोचा नहीं. बांसुरी को मैंने चुना नहीं, बांसुरी ने मुझे चुन लिया. ओ, क्या बात है. तो वो एक ऐसा सफर कि बांसुरी के बिना जी ही नहीं सकते, लाइफ लाइन ही हो गया. और फर्स्ट टाइम जब मुझे ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन अवार्ड मिला ज्ञानी जैल सिंह के हाथ से, उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तब मुझे फर्स्ट टाइम लगा की बांसुरीच माझं जीवन आहे, हेच माझं लाईफ लाईन आहे.
मी काही करू शकत नाही. इसके अलावा और कुछ नहीं कुछ नाही. चाहिए. मी कॉलेजमध्ये होतो, विवेकानंद कॉलेजमध्ये त्यावेळी. पण मला असं वाटलं की मी असा पढाईमध्ये शिक्षण माझं चांगला झाला, पण माझा दिवसभर मी बासरीच वाजवायचे आणि नाटक करायचे, हे सगळं आर्टमध्ये. तो वहाँ से बम्बई कैसे आना हुआ? वहाँ से बम्बई तो हम आ गए थे 10 साल की उम्र में, क्योंकि यहाँ पे एक दादर माटुंगा जो हिंदू कॉलोनी है, वहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी एक थे. तो उन्होंने बोला होम्योपैथिक डॉक्टर, तभी एक ऐसा सोच था कि बंगाली लोग ही अच्छे होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं. अच्छा. एक होती है ना विचार, हाँ, विचारधारा होती है. विचारधारा होती है कि अरे ये पारसी होगा तो ये काम अच्छा करेगा, ये ऐसा होगा तो ये. तो उन्होंने पिताजी को इनवाइट किया, तो बोले कि बनारस में भी अच्छा मेरा चल रहा है होम्योपैथिक का. बोले नहीं, इधर ज़्यादा ज़रूरत है. तो हम सब उनके साथ आ गए. तो बाद में मेरी शिक्षा पिताजी से चल रही थी, मगर गुरु की जो प्राप्ति होती है वो मुंबई में हो गया मुझे. पंडित विजय राघव राव जो फिल्म डिवीजन के डायरेक्टर थे, शॉर्ट फिल्म्स के बादशाह थे, और पद्मश्री और पद्म भूषण क्या क्या थे. तो वो पन्ना बाबू के बाद सबसे सीनियर बांसुरी वादक वो थे. उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, देवेंद्र मुर्देश्वर, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये सभी लोग बाद में फॉलो करके अपना अपना नाम बनाया इन लोगों ने. मगर हमारे गुरुजी पंडित विजय राघव राव अभी रहे नहीं वो भी. तो मगर मैं माटुंगा आश्रम इधर है, तो उधर जाके एक संत गायक थे पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपूर वाले, त्यांच्याकडे मी गायनचं शिक्षण घेतलं. गायनचं शिक्षण इतका इम्पॉर्टंट आहे ते मला सांगायचं आहे इंटरव्ह्यूमध्ये. साक्षात्कार आपण करतो, गप्पा करतो आपण, पण शिक्षण गायन उत्तम गाना, मध्यम बजाना, तृतीय नाचना, बिकट बताना, असं म्हणायचे गुणी लोक. फिर से उत्तम गाना, मध्यम बजाना, हाँ. तृतीय नाचना, हाँ. और बिकट बताना मतलब सिखाना. सिखाना बहुत मुश्किल है. हाँ. क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक तान है, सारे मापा रे मापा नी पापा रे मा रे सा नी सा रे मापा नी मापा नी सा रे सा नी मा नी पापा रे सा नी सा, ये इसको कैसे आ जाना चाहिए, इसको कैसे आ जाना चाहिए, ये कैसे हम करेंगे डिसाइड, क्या टेक्निक मैं करूं कि मेरे जैसा ये बजाने लग जाए. तो कभी कभी हम गुरु लोग पागल जैसे हो जाते हैं कि क्या करें. तो सबसे, मेरे पिताजी बोलते थे सबसे मुश्किल है सिखाना. सिद्धार्थ, मला तुला असं विचारायचं आहे, आत्ता बाबांनी सांगितलं की दुसऱ्याला शिकवणं खूप कठीण असतं. तर हे कधी झालं की आता आपण बाबांकडे बासरी शिकायची, हा पहिला मुद्दा. आणि दुसरा की बासरी आपण आनंदासाठी वाजवायची, पण व्यवसाय म्हणून आपण डॉक्टरी पेशामध्ये काम करायचो. तर हा निर्णय कसा घेतलास आणि काय काय झालं त्याविषयी ऐकायला आवडेल. बासुरी तर मी लहानपणापासूनच शिकतोय, कारण की घरीमध्ये म्युझिक होतं, म्हणून आपण लहानपणापासून बासुरी चालू झालं. आणि डॉक्टरी हे माझा आजोबा होमिओपॅथीचं डॉक्टर होता, म्हणून परिवारमध्ये डॉक्टरी पण आहे आणि म्युझिक पण आहे, शास्त्रीय संगीतचं पण चालू होतं. मग ते दोन्ही प्रोफेशन बॅलन्स करून जायचं आहे आगे पुढं, आणि तसं हे लाईफचं हे करायचं आहे. आणि बासुरी जे आहे ती मी शिकवतो आहे आता, आणि क्लासेस चालू आहे माझा. मग मी बासुरीचं लेसन्स देतो आणि त्याचा. लेकिन कभी पंडित जी ने आपको कहा कि नहीं आपको वो डॉक्टरी करनी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा. ऐसे कभी नहीं? नहीं, डॉक्टरी और बांसुरी साथ में ही चलाना है, यही डिसाइड था. और दादाजी का भी ये साथ में रखना है, पिताजी का भी साथ में रखना है. ये आपने बहुत अच्छा कहा कि दादाजी का भी साथ में रखना है और पिताजी का भी साथ में रखना है. ऐसा पहली बार इन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के कि दादाजी का भी इतना केयर है इसको, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे इसको. हाँ. और वो चाहते थे कि ये बांसुरी कभी छोड़े नहीं, कितना भी. तो इसका एक इंटरव्यू मुझे बहुत याद आता है, ऐसे इंटरव्यू मुझे कभी नहीं मिली, मतलब डॉक्टर्स ऑफ बांसुरी. सो बांसुरी से डॉक्टर, that tag he got from a newspaper. Great, which is great. ऋषिकेश, तुमच्या बासरी वादनाची सुरुवात कशी झाली? म्हणजे भावाकडून शिक्षणाची सुरुवात झाली की वडिलांकडून शिक्षणाची सुरुवात झाली? एक्चुअली मेरी बांसुरी की शुरुआत भैया को देख देख कर ही शुरू हुआ था, क्योंकि मैं देखता था कि पापा और भैया रोज़ सुबह बांसुरी लेकर बैठ जाते हैं
और बहुत 3-4 घंटा बजाते रहते। मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ के सुनता रहता था। वो सुनते 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 मैंने कब बांसुरी लेना शुरू कर दिया और बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और जो बांसुरी की शिक्षा है वो उसकी शुरुआत भैया से ही हुई थी, क्योंकि पापा तभी कॉन्सर्ट में बिज़ी रहते थे। जब भैया ने मेरा बेसिक्स रेडी कर दिया, फिर पापा ने कहा चलो मैं अभी तुमको सिखाऊंगा, और उस तरह से मेरी बांसुरी की शुरुआत हुई। तुम्ही संपूर्ण वेळ बासरी वादक म्हणून काम करता ना, हो, म्हणजे तुम्ही डॉक्टरीकडे वळला नाहीत. एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब सुनता था और मैं जब बजाना शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, मुझे यही पसंद आ रहा है, यही, इसमें मैं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा कितने भी घंटे बिता सकता हूँ, और वैसा कोई इंटरेस्ट मुझे किसी और चीज़ में नहीं लगा। तो धीरे धीरे मैंने इसको ही अपना जीवन मान लिया। क्या बात आहे, क्या बात आहे. पंडितजी, तुम्ही आत्ता सांगितलं की मुंबईला आल्यावर तुमची खऱ्या अर्थाने ज्याला आपण गुरुमुखी म्हणतो अशी तालीम सुरू झाली, पण असं काही डोक्यात होतं की विशिष्ट घराण्याचीच आपण तालीम घ्यायची आहे, ऐसे कुछ था आपके जहन में? घराणा म्हणजे स्कूल, घराणा म्हणजे पहचान, हां. आयडेंटिटी. घराण्याचा माझा असा विचार आहे की घराणा म्हणून आपण शिकायचे नाही. शिकायच्या नंतर घराणाचा ज्ञान होतो तुम्हाला, सुरुवातीपासून नाही. मी माझ्या गुरुच्या सजेशन मिळाला. लक्ष्मण प्रसादजी सांगितले की हे फार गुणी आणि मोस्ट नॉलेजेबल ज्याला आपण म्हणतात ते विजय राघवरावजी आहेत. इनसे आपको शिक्षा हासिल करनी है. इनसे ही सीखने का है आपको. तो सीखने के बाद मालूम पड़ा वो मैहर घराने के हैं. अच्छा. और जो पंडित रविशंकर जी भारत रत्न, उनके पास जो मैं पहुंच गया, जो सितार मतलब रविशंकर जी, और बिल्कुल, वो जो बिल्कुल. वो तो रविशंकर, अभी एक नाम हो गया कि वो तो सितार एक के साथ विश्व सिर्फ के, रविशंकर. वो विश्व के सबसे बड़ा नाम जो है, उनके पास मेरे पहुंचने की, वो जो गाना मैंने बजाया था 81 में, मेरे को वो जो कंप्यूटर नाम तो आप लोग देखते हैं साक्षात्कार में कि वो कंप्यूटर नाम दिया था मुझे, वो मिला. एक गाना था, इंदिरा गांधी जी तभी पीएम थी. अच्छा. तो मैडम ने पंडित रविशंकर जी से बहुत क्लोज थी वो रिलेशन, तो बोली कि एक गाना बनाइए एशियन गेम्स के लिए. तो वो गाना था अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, और वो बहुत बड़े हमारे विश्व कवि उन्होंने लिखा था. तो उस गाने में रविशंकर जी ने मेरे गुरुजी को बोला कि आपका कोई शिष्य हो तो भेजो अच्छा. बजाने के लिए. तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में न्यू एचएमबी बना था. वो ज़माना अलग था, फिर उसमें आग लग गया, फिर वो एचएमबी बंद हो गया. फिर ओल्ड एचएमबी तो था ही, जो फिरोज शाह मेहता रोड में है. तो वहाँ भी हम जाते थे, आर.डी. बर्मन का रिकॉर्डिंग बजाते थे, ये करते थे, वो करते थे. वेल, कटिंग इन टू शॉर्ट, वो जो गाना मैंने बजाया, तो फिर रविशंकर जी इतना प्यार हो गया कि वो सारे प्रोजेक्ट में मॉस्को भी मुझे ले जाना, तो उनसे भी मुझे सीखने को मिला. तो मैहर घराण्याचा स्टॅम्प जे आहे, तो स्टॅम्प माझ्यावर लागला. रोनू मजुमदार, मैहर की बीनकारी अंग. अभी बीनकारी बोले तो लोग सोचते हैं बीन बजाएंगे क्या, वो जो सांप को बुलाने. बीन मतलब होता है, आज मैं जनता के सामने जो अपनी ऑडियंस है वो क्लियर करता हूँ. बीन वीणा को बोलते हैं, रुद्र वीणा को. बीनकार, जो रुद्र वीणा बजाते थे उनको बीनकार बोलते थे. तो रुद्र वीणा की जो इंटेंस मीड होती है, एकदम इंटेंस, मतलब घसीट भी बोल सकते हैं उसको, एक नोट से डा डा, इतना ग्लाइड, तो वो घसीट रुद्रवीणा में होती है. तो वो अंदाज से मैंने बजाना, तो लोग मुझे स्टाइल मेकर कहने लगे, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता था, और स्टाइल मेकर का भी मुझे टैग मिला, और मैं बीनकार कहलाने लगा. रोनू जी, अभी आपने बीनकार. जिस गाने का जिक्र किया है, अथ स्वागतम, बस एक झलक अगर हो जाए. ऑफ कोर्स, ये गाना तो हमारे जिंदगी बदल दे, वो गाना तो हरदम याद रहता है इंसान हाँ, को. हाँ. तिन तिन्ना दिन्ना दिन्ना तिन तिन्ना दिन्ना दिन्ना तिन तिन्ना दिन्ना.
ऐसे मैं तान लगा रहा था, जैसे अथ स्वागतम शुभ गबदानी कैसा अथ ऐसे में आ रहा था। तो उन्होंने फिर मैं लिखता था, मैं स्टेनोग्राफी करते ना ऐसे शॉर्ट हैंड में नोटेशन बहुत फास्ट लिखता हूँ अभी भी, और स्पीड तो वही है अभी भी। तो उन्होंने कंप्यूटर नाम दिया मुझे। ये उस ज़माने कंप्यूटर इतना पॉपुलर नहीं था, मगर बहुत बड़े बड़े घरों में कंप्यूटर होते थे, तो बोले ये कंप्यूटर है। तो मैं उनके नोटेशन, उनके जितने ऑर्केस्ट्रा के नोटेशन भी मैं लिखता था और उनको असिस्ट करता था। आशीष देसाई साहब तो होते ही थे, मगर गुरु भाइयों में सबसे फास्ट लिखने का जो टैग होता है वो मुझे जरा मिल गया था। हो शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियं भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। मैत्र हे तालसुरांचे। पंडित जी, जब आप मतलब महफिल में होते हैं तभी पहले कोई क्लासिकल, बाद में कुछ ठुमरी हो, कजरी हो, कुछ होरी हो, ऐसे कुछ आप डिज़ाइन करते हैं? हम डिज़ाइन करते हैं बहुत। एक अगर आप इजाज़त दें और मुझे आज्ञा दे तो मैं एक अजीब सा चीज़ में आपको खमाज में 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और राग खमाज एक ऐसा खमाज है, इसमें भजन भी गाया जाता है, इसमें ठुमरी भी होती है, इसमें कजरी भी होती है। ये तीनों को मैं कैसे कंबाइन करता हूँ, देखिए। हम शुरू करेंगे वैष्णव जन से। इज ओके?
अब ये बनारसी कजरी है, अपने ठुमरी है, इसके बाद हम कजरी में जाएंगे। देखिए सब खमाज है, राग राग खमाज। कजरी
मैत्र हे तालसुरांचे. क्या बात है, क्या बात है. पंडित जी, सांगता करण्यापूर्वी एक छोटा सा प्रश्न विचारायचा है. आपने पंचमदा के साथ बहुत काम किया, बहुत. 14-15 साल मेरे ख्याल से आपने काम किया. तो त्यांची कुठली एखादी आठवण आणि एखादं गाणं. मी फक्त क्लासिकल म्युझिक वाजवत होतो लहानपणापासून आणि बॉलिवूडमध्ये माझं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते पंचमदाला फुल क्रेडिट आहे असा मला सांगायचं आहे. इमानदारी हे मी हेच सांगतो. आणि माझे एक गॉडफादर म्हणून होते DM टेगोर. ही टूक मी टू पंचमदा. अच्छा. फर्स्ट सॉन्ग आई प्लेड वॉज याद आ रही है. दैट इज कुमार गौरव's फर्स्ट फिल्म. लव स्टोरी. Love story. So that solo I'll play a little bit. त्याच्यानंतर अमित कुमार आणि लताजींचा. ऐसा होता. तो मेरा सफर जो है वो लव स्टोरी से लेके 1942 लव स्टोरी तक रहा. आणि आशाताई के तो मैं घर भी जाता था और बहुत क्लोज रिलेशन था. मॉस्को में मेरे कमरे में आ जाती थी जब मैं सुबह रियाज करता था. तो उनका तो बहुत प्रेम रहा. मैं प्रभु कुंज में बहुत मैं जाता था और मैंने उनके हाथ का बनाया हुआ खाना भी खाया. इतना मुझे नसीब हुआ. तो आशाताई का एक नेशनल अवार्ड विनिंग गाना वो भी मैंने बजाया. खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी. फिल्म इजाजत. नसीरुद्दीन शाह होते त्याच्यामध्ये. अँड लास्ट सॉन्ग व्हेन पंचमदा वॉज सफरिंग फ्रॉम व्हेरी यू कैन से बैड पैच ऑफ हिज लाइफ. तो उनको कम बैक परिंदा में भी थोड़ा सा हुआ था. नाना पाटेकर से बहुत क्लोजनेस हुआ मुझे वो फिल्म के दौरान. तो फिर पुणे में जब भी मेरा कार्यक्रम होता तो नाना साहब 2-3 बार बिल्कुल मतलब वहाँ आते थे सुनने के लिए आते थे. वो सामने बैठ के एकदम. तो एक बार उनको कुछ टेंशन हुआ था तो बोले रोनूला ऐकून माझं टेन्शन सगळं गेलं. सो दॅट वॉज अ गुड बिग अवॉर्ड फॉर मी फॉर कमिंग फ्रॉम नाना यू नो. सो परिंदाचा पण चांगला होता म्युझिक आणि सगळे गाणे सुरेश वाटकर सुरेश दादाने गायली. ऑल द सॉन्ग्स आर ग्रेट बट एक्चुअल कमबैक वाज 1942 लव स्टोरी. यस यस यस. पर वो जिंदा नहीं रहे उसका सक्सेस देखने के लिए. एक्चुअली दैट इज द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ पंचमदा. तो हुआ ये कि मुझे एक चीज उन्होंने बोला कि ये जो पीस तू बजा रहा है ना ये तेरी स्टाइल है. ऐसे टैप करके वो तू फ्लूट में निकालता है ना तान, तो वो स्टाइल से बजा. तो एक बात बोलता हूँ, तू जरा दिल से बजा. ये गाना जितना हिट होगा उतना ही तेरा पीस भी हिट हो जाएगा. तो मेरे साथ जिंदगी में ये पीस ऐसा हो गया कि अरे रोनू मजूमदार 1942 लव स्टोरी. तो वो जो एक सीन मेरे जीवन में तो मैं ॲज ए ट्रिब्यूट उसको मैं बजाता. पंडित जी, आपण त्याच तुमच्या म्हणजे सिनेमातल्या त्या विशिष्ट प्रकारच्या वादनाने आपण आजच्या काळ भागाची सांगता करूया. हा ते टॅप करून असा रन वाजायचं. मी एक तान वाजवतो आधी. चालेल. सुरुवातीच्या तो स्टाईल कसा आम्ही प्रयत्न केला ते मी वाजवतो. हे जे तान आहे ना याच्यामध्ये तुकू 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 काही नाही. हे फक्त फिंगरचं काम आहे. हे बघा. तबलासारखं आम्ही टॅप करतो याला. ते हे तान त्याला खूप अपील झाली. त्याने म्हटलं की यही स्टाइल में तुम बजा सकते हो क्या. तो वो जो पीस था गाना शुरू करता हूँ आपको अच्छा लगेगा. आणि त्यानेच आपण सांगता करूया आजच्या भागाची. अच्छा हे बघा. हे सगळं टॅप आहे. हे घसीट. ते माझा जे स्टाईल होता पद्धती वाजवायचा ते खूप त्याला खूप आवडता. तसंच तो पीस हिट झाला आणि सगळ्यांना हे पीस बायहाट आहे. तुम्ही त्यांना कळेल की हे कुछ ना कहो आने वाला है अभी. तो बोलना नहीं पड़ेगा.
क्या बात है. धन्यवाद जोशी सर. यू मेड मी इमोशनल. पंचमदा वॉज पंचमदा. वन अँड ओनली वन. Thank you.